हाँ तो दोस्तों, आज जो चैप्टर है वह पॉलिटी यानी भारत का राजनीति के बारे में, भारत की राजनीति शास्त्र है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसमें एक चैप्टर है भारत की राष्ट्रपति। भारत की राष्ट्रपति उसकी चर्चा हम सब अभी करने जा रहे हैं। इसके पहले भी क्लास में यानी पहले के क्लास में भी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है और कौन सी राष्ट्रपति कब बना तथा उसे बहुमत कितना मिला तथा उसके विपक्ष में कौन से व्यक्ति थे, उसकी चर्चा पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में कर दिया गया। अब आगे की क्लास जो है राष्ट्रपति के बारे में जो विशेष है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति की विशेष चर्चा करने से पहले कुछ पीछे वाला ध्यान में लेते हैं। बोला गया है कि हमारे संविधान में भारत की जो राष्ट्रपति है, भारत की जो राष्ट्रपति है वह संविधान के भाग 5 में चर्चा किया गया। संविधान के भाग 5 में चर्चा किया गया और संविधान के 5 भाग में अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक में राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा किया गया। यानी राष्ट्रपति के लिए जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं वह अनुच्छेद 52 78 में किया गया। अनुच्छेद 52 से लेके 78 में किया गया। तो आगे अभी जो देखने जा रहे हैं वह भारत की राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति के बारे में चर्चा। तो भारत की राष्ट्रपति जो निहित होता है या जो भारत की जो कार्यपालिका है वह किस प्रकार से, तो ये भारत की राष्ट्रपति जो है वह संघ की कार्यपालिका है, वह कार्यपालिका है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति जो पद है वह भारत की सबसे बड़ी पद माना गया है और सबसे बड़ी पद है भी। संविधान के अनुसार सबसे बड़ी पद जो है वह भारत की राष्ट्रपति होता है। और भारत की राष्ट्रपति के अंतर्गत अभी जो जानेंगे उसमें राष्ट्रपति और इसके अलावा उसके निम्न पद पर जो संघ की कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं वह उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी की चर्चा करेंगे। महान्यायवादी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो महान्यायवादी की चर्चा करने से पहले हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में यह चर्चा किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा और यानी भारत राष्ट्रपति होगी। इसकी चर्चा किस में किया गया, तो अनुच्छेद 52 में चर्चा किया गया। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की जो भी शक्तियां हैं उसकी चर्चा जो है वह अनुच्छेद 53 में किया गया। अनुच्छेद 53 में किया गया। और आगे बताया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव की चर्चा होगा, यानी चुनाव के बारे में जो चर्चा किया जाएगा वह अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अब राष्ट्रपति की चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि जनता जो है वह विधायक के रूप में या फिर बोले उसे एमएलए के रूप में यानी संसद के रूप में उसकी चुनाव करते हैं। और वो सभी व्यक्ति जाकर संसद के रूप में जब यानी संसद के रूप में बनते हैं तो उसे राष्ट्रपति चुनने का बहुमत दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति चुनने का अधिकार दिया जाता है। अर्थात जनता के द्वारा नहीं चुना गया, लेकिन जनता जिस व्यक्ति को चुना है उसके द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति जो है जनता जिसे चुना है, यानी जनता डायरेक्टली रूप से किसे यानी संसद को चुन लेते हैं, एमएलए को चुनते हैं और एमएलए जो होता है वो राष्ट्रपति की चुनाव में भाग लेते हैं। एमएलए जो है वह राष्ट्रपति की चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत की जो राष्ट्रपति है वह जनता उसकी चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, बल्कि वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, यानी वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। और फिर आगे अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो बताया गया कि भारत की राष्ट्रपति जो है वह भारत की राष्ट्रपति की चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारत की राष्ट्रपति की पद हेतु उसकी योग्यता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो पद की योग्यता की चर्चा जो है अनुच्छेद 58 में किया गया है, यानी राष्ट्रपति की पद की योग्यता हेतु यानी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति
किस प्रकार से बनेगा, अर्थात उसकी योग्यता क्या होना चाहिए, उसकी चर्चा किया गया। तो सबसे पहला बोला गया भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का निवासी हो, वह भारत का निवासी हो, और निवासी हो तो वह किसी भी प्रकार से, अर्थात जन्म से यहाँ से निवासी उसे प्रमाण पत्र प्राप्त हो, या फिर कोई भी देश से कोई भी व्यक्ति भारत में आकर अगर जो वह निवासी बन जाते हैं, यानी निवासी रूप अपना निवासी पत्र प्राप्त कर लेते हैं, तो वह भारत की राष्ट्रपति की चुनाव में भाग ले सकता है, भारत की राष्ट्रपति की चुनाव में भाग ले सकता है। पहला कंडीशन यह। दूसरा बोला गया है, वही अगर जो चर्चा किया जाए तो अमेरिका की जब चर्चा किया जाता है तो वहाँ के राष्ट्रपति की चुनाव के लिए वही व्यक्ति चुनाव में भाग लेगा, यानी राष्ट्रपति की चुनाव में भाग लेगा जो राष्ट्रपति का प्रॉपर निवासी हो, यानी पहले से जन्म से ही वहाँ का निवासी हो, तो वही राष्ट्रपति की यानी राष्ट्रपति की चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर जो निवास यानी भारत का निवास अगर निवासी बन गया है, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो, तो वह भारत की राष्ट्रपति की चुनाव में भाग ले सकते हैं। अर्थात पहला बोला गया भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, चाहे वह निवास किसी भी प्रकार से प्राप्त किया हो। दूसरा बोला गया है कि भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए इसे यानी 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए। यानी भारत का राष्ट्रपति बनने जा रहा है तो उसकी उम्र की जो चर्चा किया गया है तो वह कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए और उससे अधिक उम्र होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब राष्ट्रपति की चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं, तो बोला गया इससे पहले अभी और चर्चा किया जा रहा है कि वह 35 वर्ष की होनी चाहिए। इसके साथ वो व्यक्ति वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो भी उसके लिए नियम कानून है उस नियम को वो फॉलो करता हो, उस नियम को वह मानता हो, तो उसके आधार पर वह भारत की राष्ट्रपति की चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा वह किसी भी सरकारी पद पे नहीं हो, भारत का जो राष्ट्रपति हो वह किसी भी सरकारी पद पर नहीं हो। अब इसकी चर्चा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर जो भारत की राष्ट्रपति एक सबसे बड़ी पद है और यदि वह किसी भी अगर जो सरकारी पद पर होगी रहेगा तो फिर वह उस अपने पद या अपने विभाग पर विशेष ध्यान हो सकता है देगा। तो इसके लिए इसके लिए ध्यान रखा गया है कि वह किसी भी सरकारी पद पर नहीं हो। इसके अलावा चुनाव में नामांकन कराने के लिए यानी चुनाव की नामांकन कराने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, यानी कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 वो अनुमोदक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी प्रस्तावक अलग, अनुमोदक अलग होना चाहिए। यानी प्रस्तावक अलग व्यक्ति रहेंगे, यानी प्रस्तावक जो उसका बनेंगे वह अलग व्यक्ति रहेंगे और अनुमोदक जो होगा वह अलग व्यक्ति होगा। जबकि पहले इसकी चर्चा नहीं किया गया था, इसके बारे में और डिटेल आगे देखेंगे। इसके अलावा बोला गया उसका जमानत राशि जो होगा, यानी चुनाव में नामांकन कराने वक्त जमानत राशि जो होगा वह 15,000 है। राष्ट्रपति की जमानत राशि की जो चर्चा किया जाता है उसकी चर्चा जो किया गया है वह यानी 15,000 चर्चा किया गया, 15,000 चर्चा किया गया है, जो कि आरबीआई यानी आरबीआई के अंतर्गत रखा जाता है, यानी आरबीआई से प्राप्त करता है, पूरा करता है। इसके अलावा 1/6 भाग बहुमत नहीं प्राप्त होने पर अगर जो राष्ट्रपति के रूप में वह चुनाव लड़ते हैं और जितना भी वोट हुआ है अर्थात जितना भी सदस्य वोटिंग में भाग लिए हैं उसका 1/6 भाग यदि वह बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उसकी जमानत राशि जो है वह जब्त कर लिया जाता है, उसकी जमानत राशि जो है वह जब्त कर लिया जाता है। इसके अलावा और बोला गया इसके पहले जो चर्चा किया गया है
1997 से पहले, 1997 से पहले यानी 1997 से पहले राष्ट्रपति की चुनाव में भाग लेने के लिए 10 अर्थात 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक, उस समय अनुमोदक वही यानी अनुमोदक जो भाग लिया या प्रस्तावक जो व्यक्ति बना है वह अनुमोदक में भाग ले सकता था, लेकिन अब नहीं है। इसके अलावा उसकी जमानत राशि जो है वह उस समय 2500 रुपया था, उस समय 2500 रुपया जमानत राशि जो था वह 2500 रुपया है। इसके अलावा अब आगे चर्चा करते हैं। तो भारत की राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ लिया जाता है यानी भारत की राष्ट्रपति का शपथ, तो भारत की राष्ट्रपति का शपथ की चर्चा हमारे संविधान के भाग 60 में किया गया, भाग 60 में चर्चा किया गया। तो भाग 60 में राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व वो शपथ लेते हैं और शपथ इस प्रकार होते हैं कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा और संविधान एवं विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। राष्ट्रपति की शपथ जो है वह भारत का जो उच्चतम न्यायालय होता है, भारत का जो उच्चतम न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति के रूप में जो भी काम करेगा उसे इस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है, उसे इस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। और अब आगे चर्चा करते हैं भारत की राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है। भारत की राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, तो बोला गया 2018 से पहले भारत की राष्ट्रपति का जो वेतन था वह 1.5 लाख मंथली वेतन जो है, वेतन 2018 से पहले उसकी वेतन 1.5 लाख पर महीना। यानी भारत की जो राष्ट्रपति होगा उसका वेतन जो होता है वह 1.5 लाख यानी 1.5 लाख प्रति माह और पेंशन के रूप में 3 लाख प्रत्येक साल, पेंशन जो था वह 3 लाख प्रत्येक साल मिलता था। और इसके अलावा 2018 के बाद का वेतन जो है इसे बढ़ाकर 5.08 यानी 5.08 लाख पर महीना। कब? 2018 के बाद। 2018 के बाद का वेतन जो है वह भारत की राष्ट्रपति का वेतन 5.08 लाख प्रति और पेंशन जो है वह 4.5 लाख सालाना कर दिया गया, 4.5 लाख की सालाना किया गया। अब राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 56 में इसकी चर्चा किया गया। अनुच्छेद 56 में इसकी चर्चा किया गया। पदावधि के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 56 में चर्चा किया गया। पदावधि हमारे संविधान के अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होगा। कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष। यानी
शपथ लेने के बाद 5 वर्ष उसका पदावधि होगा। हालांकि पदावधि के किसी भी वर्ष यानी उसकी पद धारण, राष्ट्रपति का पद जो होता है वह राष्ट्रपति का पद होता है वह शपथ ग्रहण करने के 5 वर्ष तक होता है। शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होता है। हालांकि पदावधि में किसी भी समय त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगर जो उसे इच्छा है कि त्यागपत्र देना है तो वह उपराष्ट्रपति को त्याग देते हैं यानी त्यागपत्र देते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह अपने त्यागपत्र किसको देते हैं? तो भारत का उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, जिसकी चर्चा जो है वह अनुच्छेद 56 के 1 के तहत, अनुच्छेद 56 के 1 के तहत इसके तुरंत बाद उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देना होता है, लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देना होता है। और तथा अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा किया, राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा किया गया। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और 61 के तहत महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या है वो जानते हैं। महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब क्या हुआ? महाभियोग का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति खुद अपना मन से वह पद से नहीं हट रहे हैं और वो संविधान को हनन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी संविधान को अपने अनुसार प्रयोग कर रहे हैं। तो यानी संविधान के अनुसार यदि वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो संसद या विधान परिषद जो भी है उसके ऊपर महाभियोग चलाते हैं, महाभियोग चलाते हैं। तो महाभियोग चलाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा कहीं से चर्चा किया जा सकता है, कहीं से भी इसकी बात को रखा जा सकता है। महाभियोग चलाने के लिए संसद के कम से कम 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होगा, 1/4 के सदस्य का हस्ताक्षर होगा। और इसमें भाग कौन लेगा? महाभियोग में कौन भाग लेगा? तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, निर्वाचित दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन पूर्व, कितने दिन? 14 दिन पूर्व उसे सूचना देना होगा, यानी राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व उसे सूचना देना होगा। क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग जब लगाया जा रहा है तो किस कारण से लगाया जा रहा है और राष्ट्रपति उसके बारे में क्या, यानी राष्ट्रपति अर्थात लोगों को क्या दिक्कत आ गया जिसके कारण से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा रहा है। और अगर जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा रहा है तो उसकी जानकारी उसे पहले से देना होता है, यानी 14 दिन पूर्व देना होता है। की जांच के लिए उन्हें संसद बोला गया है, आरोप की जांच के लिए उसे सदन, दूसरी सदन में भेजा जाता है। अर्थात अगर जो विधानसभा से अगर जो बात उठी है, अगर जो राष्ट्रपति की महाभियोग की चर्चा किया गया है, महाभियोग लगाया जा रहा है, तो अगर जो यानी विधानसभा से हुआ तो उसे लोकसभा में भेजा जाता और लोकसभा में भी 2/3 बहुमत प्राप्त होने के बाद उसे पास किया जाता है। 2/3 बहुमत प्राप्त होने के बाद पास किया जाता है। और फिर आगे चर्चा किया गया, अगर 2/3 बहुमत राष्ट्रपति के तरफ होता है, अगर जो 2/3 बहुमत राष्ट्रपति के
महाभियोग यानी राष्ट्रपति के विपक्ष में बोला जाए अर्थात महाभियोग के तरफ हो, तो फिर उसी दिन से राष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति के पद से उसे हटा दिया जाता है। और राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया बचाव के लिए यानी भारत का जो राष्ट्रपति होगा यदि उस पर महाभियोग चलाया जाएगा तो बचने के लिए, वो बचाव के लिए अटॉर्नी जनरल या अपने पसंद के किसी भी कानूनी अधिकारी से वह मदद ले सकता है। महाभियोग चलाने का मुख्य आधार सिर्फ संविधान का उल्लंघन ही हो सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो उसका मुख्य कारण होगा, तो केवल और केवल कारण होता है तो संविधान का उल्लंघन करना। और अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसे पद से नहीं हटाया गया। और यही जब अमेरिका की चर्चा करते हैं तो 3 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया, जिसमें एक था एंड्रयू जॉनसन जो 1868 ईस्वी में उस पे लाया गया। 1868 ईस्वी में उस पर महाभियोग लगाया गया। क्या नाम था? एंड्रयू जॉनसन। कब लाया गया? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में यानी अमेरिका का जो राष्ट्रपति इसके ऊपर महाभियोग चलाया। और महाभियोग किस लिए लगाया गया? तो बोला गया ये गंभीर अपराध किया तथा दुराचार के लिए अर्थात राष्ट्रपति पर एक गंभीर अपराध के बारे में चर्चा किया गया। यानी गंभीर राष्ट्रपति जो है वह गंभीर अपराध किया है उसके लिए तथा दुराचार में भाग लिया है इसके लिए। और ये जो था उसे अर्थात 17वां राष्ट्रपति 1865 से 1869 तक अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद बने थे। अब अगले आते हैं दूसरे जो राष्ट्रपति है वह बिल क्लिंटन। और बिल क्लिंटन पर जो है वह 1998 ईस्वी में इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। और अभियोग किस लिए चलाया गया? तो बोला गया है शपथ में झूठ बोलना तथा न्याय में बाधा डालने के आरोप लगाया गया। और फिर अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो 2019 में इसके ऊपर 2 बार यानी महाभियोग चलाया गया। पहला 16 जनवरी 2020 को किस लिए चलाया गया? बोला गया यूक्रेन के साथ लेन देन करने के लिए। यानी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा था तो वहाँ के जनता यानी अमेरिका का जनता जो थे वह यानी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाएं। और क्या लगाएं कि वह यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं, यूक्रेन से लेन देन कर रहे हैं इसके लिए। और दूसरा जो है वह 13 जनवरी 2021 को लगाया गया। और क्यों लगाया गया महाभियोग? तब बोला गया कैपिटल में दंगे फैलाने के लिए, यूएस यानी अमेरिका के कैपिटल में दंगे फैलाने के लिए तथा उसे भड़काने के लिए। तो इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति अभी एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया, लेकिन वही अमेरिका के 3 राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया गया। और महाभियोग चलाने के बाद आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए एक बात और है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति केवल 2 ही बार
यानी राष्ट्रपति बन सकता है। वहाँ का व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा भारत की राष्ट्रपति की चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि महाभियोग में वह भाग लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि वही महाभियोग में भाग लेता है। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार होता है, राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार होते हैं। उसे कार्यकाल के समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत कृत्य के लिए 2 महीना पहले उन्हें सूचना दिया जाता है और उसके ऊपर अभियोग चलाया जा सकता है। यानी पर्सनली कोई भी बात हो तो उसके लिए उस पर नियम लगाया जा सकता है। अब आगे और समझ, भारत की राष्ट्रपति की पद अगर जो रिक्त होता है तो उसमें किस प्रकार से उसकी भरपाई किया जाता है। यानी भारत की पद, राष्ट्रपति का पद अगर जो खाली होता है तो बोला गया है पहला कि राष्ट्रपति के पद निम्न तरीका से भरा जाएगा। पहला कारण यही हो सकता है कि 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त होने पर, अर्थात कहने का मतलब हुआ जब 5 वर्ष पूरा होने पर चुनाव नहीं हो तो पहले से बने राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति रहेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति को अवसर दिया जा सकता है, पर उपराष्ट्रपति को अवसर दिया जा सकता है अगर जो उपराष्ट्रपति को ये दिया जाता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के तरह कार्य करने की मौका नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब हुआ भारत का राष्ट्रपति का जो पद होता है, अगर जो चुनाव पूरा यानी चुनाव का समय अर्थात कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यदि चुनाव नहीं हो पाया तो उसे के स्थान पर उपराष्ट्रपति को पद नहीं दिया जा सकता, बल्कि पहले से जो राष्ट्रपति है वही अपना पद पर बने रहेंगे। दूसरा, त्यागपत्र देने पर, मृत्यु या बीमार रहने पे, यानी मृत्यु हो गया कार्यकाल के समय ही अगर जो मृत्यु हो जाए या बीमार होने पर, यदि राष्ट्रपति का पद उसके मृत्यु, त्याग पत्र, निष्कासन अथवा किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति की चुनाव 6 महीना के अंदर कराई जाती है। यदि रिक्त होने है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की मौका दिया जा सकता है। और यदि उपराष्ट्रपति भी असमर्थ हो तो न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और महाभियोग प्रक्रिया अगर जो चलाया जाए, अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया जिसके तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया गया है, तो फिर उसे यही प्रक्रिया है कि महाभियोग चलाया गया तो उपराष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा और यदि उपराष्ट्रपति असमर्थ फिर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर जो चुनाव में अवैध घोषित होता है, यदि चुनाव में अवैध घोषित होता है फिर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं और यदि उपराष्ट्रपति वो समर्थ है तो फिर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ
जो न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और वो किस रूप में? तक कार्यवाहक राष्ट्रपति। अभी तक दो राष्ट्रपति जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फखरुद्दीन अली अहमद का अपना कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, कार्यकाल के दौरान उनकी निधन हुआ। और जब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 ईस्वी में हुआ तो उपराष्ट्रपति के रूप में थे बीबी गिरी। उपराष्ट्रपति के रूप में कौन थे? बीबी गिरी। वही राष्ट्रपति की पद को संभाले, यानी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। और पुनः राष्ट्रपति के रूप में भाग लेने पर राष्ट्रपति पद से त्याग कर दिया। बोला गया बीबी गिरी फिर जब राष्ट्रपति की चुनाव के समय आया तो बीबी गिरी जो था वह राष्ट्रपति पद से त्याग दे दिया। और त्याग देकर उस किसको त्याग दिया? तो उपराष्ट्रपति जो त्याग दिया उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे उन्हें त्याग दिया और वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए, जिनका नाम था एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 ईस्वी से 24 अगस्त 1969 तक कार्य किए, अर्थात 36 दिन तक उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उसे उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो समस्त शक्तियां और उन्मुक्त प्राप्त होती है, अर्थात जो जो फैसिलिटी राष्ट्रपति को मिल रहा था वो सारा फैसिलिटी उसे भी दिया जाएगा। इसके अलावा अब जानते हैं भारत की राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देती है। राष्ट्रपति अपना सहमत नहीं देता है तो ये शक्ति राष्ट्रपति के ऊपर, यानी राष्ट्रपति उसे सहमति दे या ना दे, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब वीटो शक्ति क्या होता है? तो वीटो शक्ति अर्थात राष्ट्रपति को एक अत्यंत पावर दिया गया जो राष्ट्रपति के अपना मन के अनुसार कार्य होगा। जैसे कि पहला वीटो की चर्चा किया गया था अंत्योतिक वीटो। अंत्योतिक वीटो, अंत्योतिक वीटो, वीटो अंत्योतिक यानी अंत्योतिक वीटो, इस वीटो में राष्ट्रपति कोई भी विधेयक की सहमति दे सकता है। इस वीटो के अंतर्गत संसद से कोई भी विधेयक आया है तो वो अपना सहमति दे सकता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, तो इस वीटो में राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है कि किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है और दोबारा संसद में आता है तो पारित करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। राष्ट्रपति बाध्य होता है। निलंबनकारी यानी निलंबन यानी देर कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। और तीसरा वीटो जो है वह पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो, इस मामले में राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि विधेयक के द्वारा, संसद के द्वारा कोई भी विधेयक लाया गया है तो अपने पास हमेशा के लिए रख सकता है। पॉकेट वीटो कहने का मतलब वो अपना पॉकेट में रख सकता है हमेशा के लिए। यदि, और यही अमेरिका के बारे में चर्चा किया गया है, तो 10 दिन के अंदर पारित नहीं होता है तो समझा जाता है कि पॉकेट वीटो लागू हो गया। अमेरिका में भी इसकी चर्चा किया गया है कि अमेरिका ये बोला गया है कि अगर जो 10 दिन के अंदर अगर जो विधेयक पारित नहीं हुआ है तो वह पॉकेट वीटो बन चुका है। अंत्योदय वीटो
अर्थात राष्ट्रपति को यो सहमति देने की शक्ति है। दूसरा, निलंबनकारी यानी निलंबन कर सकते हैं, देर कर सकते हैं, यानी कुछ दिन रख के या लौटा के वह कार्य कर सकते हैं। और पॉकेट वीटो में हमेशा के लिए वह यानी वीटो लगा के हमेशा के लिए वह विधेयक जो भी लाया जा रहा है वह अपना पॉकेट में रख सकता है, अर्थात उस विधेयक को खत्म कर सकता है, वो अपने पास रख सकता है। दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक, आगे की क्लास अगले क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।